हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। वापस से हम अपना वही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा कुछ दिनों तक हेल्थ गड़बड़ था, तो इसके चलते मेरी क्लासेस आपको नहीं मिल रही थी। अब वापस से मेरी सारी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। हम जो है तीसरा चैप्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा एक सब हेडिंग बचा था, विदेशी मुद्राओं की तुलना में जो घरेलू मुद्रा है तो उसका विनिमय दर का निर्धारण कैसे करेंगे। यहाँ विनिमय दर से मतलब क्या तात्पर्य है। यहाँ देखो, $1 खरीदने में अगर आप $1 खरीदते हो तो आपको कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, या अगर आप यही $1 बेचते हो तो आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे। ये इस चैप्टर का हमारा ये जो है ये लास्ट लेक्चर है, कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इस आधार पर कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि अगर आपको $1 चाहिए और इस $1 खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत है, तो कहा जाएगा कि $1 50 रुपए के बराबर है। यानी इसका जो विनिमय दर है वो $1 50 के बराबर है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, कई बार क्या होता है बेटा कि डॉलर के मजबूत होने से और कमजोर होने से अर्थव्यवस्था में इसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। डॉलर और रुपया मजबूत और कमजोर होता रहता है। बेटा, रुपए के मजबूत होने के, अगर रुपया मजबूत होता है तो कुछ लाभ होते हैं, कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानि भी होती है। वापस से सुन, अगर मान लो कि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो, मजबूत हो तो कुछ लाभ भी होंगे और कुछ हानि भी होंगी। आप कहोगे कि सर लाभ और हानि कैसे होंगी, अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर रुपया मजबूत होता है तो कुछ आपको लाभ भी होंगे, कुछ हानि भी होंगी। अगर डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है तो भी आपको कुछ लाभ होंगे, कुछ लाभ होंगे और कुछ हानि होंगी, कुछ लाभ होंगे और कुछ हानि होंगी। तो आखिर कैसे कि डॉलर अगर मजबूत हो जाए कहीं तो क्या लाभ होंगे, क्या हानि हो, या फिर अगर डॉलर कमजोर हो जाए रुपए की तुलना में तो क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी। इसको जरा समझने का प्रयास करें। अगर आप इसे समझ गए तो आसानी से समझ पाओगे कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता होगा या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलो आते हैं कि फॉर एग्जांपल केस नंबर वन कि यदि डॉलर की तुलना में बेटा रुपए मजबूत हो जाए, रुपया मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या असर होगा हमारी अर्थव्यवस्था में, क्या क्या असर पड़ेगा अगर रुपया हमारा डॉलर की तुलना में मजबूत होता है। तो बेटा आयात सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा। आयात सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे कैसे, ऐसे लिखने बस से काम चलेगा नहीं। आयात सस्ता हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। रुपए के मजबूत होने से निवेश, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा। टूरिज्म,
यानी पर्यटन जिसको बोलते हैं, पर्यटन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो आप कहोगे कि अगर सर ये असर पड़ेंगे रुपए के मजबूत होने से, तो कैसे असर पड़ेंगे और क्यों असर पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। इस पे हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि अगर मान लो यदि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो जाता है तो हमारा जो आयात है वो सस्ता हो जाता है। बेटा आयात के सस्ता होने के चलते मुद्रास्फीति, महंगाई क्या होती है, कम होती है। साथ ही जो बाह्य ऋण है वो ऑटोमेटिकली जो है स्वतः कम हो जाता है। बाह्य ऋण, बाह्य ऋण कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कम हो जाता है बाह्य ऋण। अभी बताएंगे कि बाह्य ऋण कैसे कम हो जाता है। परंतु अगर रुपया मजबूत होने से, रुपया मजबूत होता है तो निर्यात पर बेटा प्रतिकूल असर पड़ता है। निर्यात महंगा हो जाएगा, निवेश में कमी आएगी और भारत में जो विदेशी पर्यटन है प्रभावित हो। तो आप कहोगे कि सर ऐसे बताने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर इसको जरा ऐसे समझाइए कि हम समझ पाए। तो जरा देखो चल, डॉलर की तुलना में अगर रुपया क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, केस नंबर वन, केस नंबर वन। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि कि आज $1 50 के बराबर है, आज, या फिर जो है कल, मान लो कल $50, यानी कल मतलब स्टरडे वाला कल, ठीक है ना। $50 कितना भाई, अच्छा ऊपर तो नहीं जा रहा, ठीक है। यदि $1 50 के बराबर कल था, कोई बात नहीं है। और आज की कंडीशन ये है, आज की कंडीशन कि वही $1 20 के बराबर हो, हो गया, $20 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि रुपया मजबूत हुआ, यही तो हुआ ना। इसका मतलब ये कि हमारा जो रुपया है बेटा, हमारा रुपया, हमारा रुपया क्या हुआ, मजबूत हुआ, रुपया मजबूत हुआ, मजबूत हुआ। जरा इस चीज को पहले समझो कैसे, कि देखो हमें $1 खरीदने में अगर कल 50 पैसे खर्च करने पड़ते थे, तो आज उस $1 को खरीदने में हमें मात्र ₹20 खर्च करने पड़ेंगे। अब इसका असर देखो कि मैंने आपको बताया कि भाई जो अगर हमारा जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा, तो कैसे आयात सस्ता हो जाएगा, जरा देखो। मान लो कि आप जो है कोई ए नाम का व्यक्ति है, दिख रहा है ना, हाँ, ए नाम का व्यक्ति अमेरिका गया था कल, अमेरिका गया था, और उसने पूछा कि भैया हमें एक एप्पल का फोन चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, एप्पल का फोन चाहिए, कोई बात नहीं है, ले लो एप्पल का फोन, फोन ही तो चाहिए। उसने कहा कि $1 का है, जरा समझना। अमेरिका में एक व्यक्ति ने कहा, जो दुकानदार है, ए नाम का व्यक्ति भारत से, ये कहां से गया, ये प्यारे भारत से गया, और कहा, अमेरिका, अमेरिका गया। इसको क्या चाहिए, एक एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए। उसने कहा कितने का है, तो एक एप्पल का फोन, यानी एक एप्पल का फोन $1 के बराबर है, जरा समझो। तो भारत के इस व्यक्ति को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ₹50 करने पड़ेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि कल की कंडीशन बेटा ये है कि $1 ₹50 के बराबर है। अब कुछ ऐसा हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक अचानक से कुछ चेंज आ गया, कुछ अचानक से, मतलब ऐसा हुआ कि हमारा रुपया मजबूत हुआ, और आज रुपया
$1.50 का ना होकर के $1.20 का रह गया, मतलब रुपया मजबूत हुआ। अब वही व्यक्ति अभी अमेरिका में रुका था, तो आज वो कहता है कि एक मुझे और मोबाइल चाहिए, तो उसने कहा ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, वो तो एक ही डॉलर में है। तो अब इस $1 के लिए उसी व्यक्ति को, यानी एक मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का जो एप्पल का फोन है उसका रेट नहीं बदला, वो तो डॉलर में, तो एक ही डॉलर में है, एक ही डॉलर में है। तो उस मोबाइल को खरीदने के लिए मात्र अब ₹20 खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो है हमारा रुपया मजबूत हो गया है। तो बताओ कि कल अगर ये व्यक्ति भारत मोबाइल लेके आएगा तो ₹50 का लेके आएगा, और आज ये मोबाइल लेके आएगा तो ₹20 का लेके आएगा। तो अगर ये भारत में रुपए मोबाइल ये बेचेगा तो ये ₹50 से ज्यादा का बेचेगा कल की कंडीशन में, लेकिन आज की कंडीशन में ₹20 से ज्यादा का बेचेगा। तो मान लो ₹5 मार्जिन रखता है, तो यहां 55 का इसने बेचा और यहां 25 का इसने बेचा। तो बताओ आयात सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आयात सस्ता हुआ। जब बताओ मोबाइल यहां पर दूसरे भाई जो है, जब आज की कंडीशन में इसको ₹20 का पड़ा तो ₹5 मार्जिन प्रॉफिट जोड़ करके और इसने 25 का बेचा, तो सस्ता पड़ा मोबाइल 55 की अपेक्षा। तो जब सस्ता पड़ा तो बताओ मुद्रास्फीति क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो मुद्रास्फीति है। क्योंकि अब खुद ही सोचो ना, तो हम क्या करेंगे इस मोबाइल को लेकर लेने के लिए जो है कि भाई हमें भी एक मोबाइल दे दो, हमें भी, तो हमारा आयात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आयात सस्ता हो गया हो जाएगा, तो बताओ बीओपी पे क्या असर पड़ेगा? बीओपी पर बेटा प्रतिकूल असर पड़ेगा। कैसे? आयात सस्ता होने के चलते हम ज्यादा से ज्यादा आयात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आयात करेंगे तो जब आयात और निर्यात डिसबैलेंस होगा तो हमारा जो बीओपी है वो प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। तो ये तो कंडीशन पहली है कि अगर आपका डॉलर क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। और क्या क्या असर मैंने आपको बताए थे, और क्या क्या हो सकता है ये पता होना चाहिए। एक तो ये कि ठीक है, डॉलर के मजबूत होने से आपका जो है आयात क्या हो जाएगा बेटा? आयात सस्ता हो जाएगा। समझे? चलो, ये वाली कंडीशन आप समझ गए। दूसरा कहा था कि जो बाह्य ऋण है, बाह्य ऋण, वो स्वतः कम हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे कि बाह्य ऋण स्वतः कैसे कम हो जाएगा ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब मान लो कि आपने आईएमएफ से जो है $20 का लोन लेके रखे थे, $20 का। तो कल की कंडीशन में जब रुपया ₹50 के बराबर है तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 5 दूनी 10, ₹1000। भाई ₹50 की कंडीशन में आपको ₹1000 चुकाने पड़ेंगे कि नहीं चुकाने पड़ेंगे? ₹1000 चुकाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन आज रुपया मजबूत होने के चलते वही जो है ₹20 पर डॉलर आ गया। ये तब की कंडीशन है जब $1 ₹50 का था। अब अगर $1 ₹20 का, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ, तो कितना चुकाना पड़ेगा? तब हमको $20 का ऋण है तो 20 मल्टीप्लाई 20 यानी मात्र ₹400 चुकाने पड़ेंगे। तो बताओ हमारा जो बाह्य ऋण है, क्या बाह्य ऋण, बाह्य ऋण वो स्वतः क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाह्य ऋण स्वतः कम हो जाएगा। अब बताओ कि बाह्य ऋण स्वतः कम हो जाएगा। अच्छा, बाह्य ऋण आपका स्वतः कम हो जाएगा तो किसके? रुपए के मजबूत होने से। एक ये भी आपने कंडीशन देखा। एक ये भी देखो कि मैंने बोला था कि निर्यात महंगा हो जाएगा, एक ये भी तो थी ना कंडीशन। तो चलो देखो, निर्यात क्या है बेटा? निर्यात महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। कैस कब?
रुपए के मजबूत हो जाने से, रुपए के मजबूत हो जाने से, मजबूत हो जाने से, हो जाने से। तो निर्यात कैसे बेटा महंगा हो जाएगा? वही है, कहानी ले लो वापस से कि आप गए, चलो निर्यात महंगा तो कैसे महंगा होगा? कंडीशन जो है भाई, कोई व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति आपके देश आया, अमेरिकी व्यक्ति आपके देश आया, मान लो ब्रेटली आया, ये ऑस्ट्रेलियाई है ना नाम, चलो ब्रेटली, चलो मान लो ये अमेरिका का है कोई ब्रेटली। उस समय $1 50 के बराबर का है, लेकिन ये कल की स्थिति है। अब आज क्या हुआ कि आज कुछ इकोनॉमी में परिवर्तन हुआ और रुपया मजबूत होके $20, 1 डॉलर पर ₹20 हो गया। अब ब्रेटली आया था अमेरिका से और ये कहा कि हमें एक कल की कंडीशन में कि हमको जो है एक लावा का फोन चाहिए, हमारी इतना ही औकात है, ये वाला वी बनता है लावा में, हम लावा से बेहतर और कोई मोबाइल नहीं बना सकते हैं, इतनी से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है, चाहे जो कुछ कोई बोलता रहे कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, है ना। लावा का फोन, तो ब्रेटली आया और इसने हमने कहा कि भैया एक लावा का फोन जो है $50 के बराबर है, 50, ये तो डॉलर में लेके आएगा, ठीक है। तो $1 जरा समझो, $50 नहीं, $1, क्योंकि ये तो हम इसको डॉलर में बताएंगे ना कि भैया $1 का है। अब हमारे यहाँ ये पेमेंट करेगा कितने में? रुपए में। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? तो अब हमने इससे कह दिया, जरा समझो, कि तुम जो है एक, जो है क्या करो कि $1 दे दो, हम एक लावा का फोन दे देंगे। उस समय $50 के बराबर था, तो इससे हमने कितने $50 ले लिए, ध्यान से सुनो, $50 ले लिए। अभी आज की कंडीशन में वो रुका रहा भारत और कह रहा है एक मुझे और लावा का फोन चाहिए। अब भाई $20 का, जो $1 $20 का हो गया है, तो मोबाइल का रेट नहीं बढ़ा, तो आज क्या करेंगे कि वो जो है हमको $1 देगा, $1 देगा। तो जब $1 देगा और मोबाइल का रेट भाई भाई $50 का था, मोबाइल, मोबाइल तो हमारे यहाँ डॉलर में नहीं होगा क्योंकि हमारे रुपए तो हम रुपए में बेचेंगे, $50 का है, ठीक है। क्योंकि भाई अगला ठीक है डॉलर लेके आएगा, पर हम तो उसको मोबाइल $50 का बताएंगे ना कि एक मोबाइल $50 का है। तो हमने बता दिया कि भाई तुम्हें लावा का फोन चाहिए तो एक काम करो कि $50 खर्च करो, लावा का फोन दे देंगे, कोई बात नहीं। उसने कहा कि ठीक है सर। अब आज हमारा रुपया हो गया क्या है, मजबूत, और उसने कहा एक और मोबाइल दे दो, अपनी पत्नी के लिए भी ब्रेटली चाहता है, और आज उसी शॉप में गया और उसने $1 थमाया शॉप वाले को। शॉप वाले ने कहा कि सर आज हम आपको $1 पे एक मोबाइल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जो प्राइसेस है भाई वो $50 का है, और कल $1 पे $50 पे जो है $1 $50 के बराबर था, तो हमने मोबाइल दे दिया था। अगर आज आपको मोबाइल चाहिए तो आपको कितने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे? भाई आपको $2.5 खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि $1 $20 के बराबर है। तो खुद सोचो कि उसको जो है कितना, भाई $2.5 खर्च करने होंगे, $2.5 खर्च करने पड़ेंगे। तो बताओ जो निर्यात है क्या होगा, महंगा होगा कि नहीं होगा? निर्यात महंगा होगा। निर्यात महंगा होगा तो लोग अवॉइड करेंगे खरीदने हमसे कि नहीं खरीदना अवॉइड करेंगे? अवॉइड करेंगे। खरीदना अवॉइड करेंगे तो हमारे बीओपी पर असर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि पैसा हमें लोग कम देंगे, नहीं खरीदेंगे, तो बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर असर देखने को मिलेगा। ये कब की कंडीशन है? जब रुपया हमारा मजबूत होता है, तो उन उन कंडीशन में ये हालात होगी। चलो और क्या असर हो सकता है भैया, आपने दो चार चीजें और देख ली। इसके साथ देखो, मैंने कहा कि विदेशी पर्यटन भी क्या होगा, कम होगा, ये भी देख लो भाई।
विदेशी जो पर्यटन है ये कम होगा रुपए के मजबूत होने से, मजबूत होने से, मजबूत होने से। आप कहोगे कि सर विदेशी पर्यटन कैसे कम होगा रुपए के मजबूत होने से? अब जरा देखो, यहां पर भी जो है हम एक कंडीशन लेते हैं। यहाँ दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था ग्लेन मैग्रा, ग्लेन मैग्रा, और एक का नाम था रिकी पॉन्टिंग। ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। रिकी पॉन्टिंग, पॉन्टिंग, जो भी नाम आप देख लो, दो दोस्त हैं। अरे भारत में आना चाहते हैं, इनकी नई नई शादी हुई है। मान लो रिकी ग्लेन मैग्रा हैं, सबसे पहले इनकी शादी हुई है। इस कंडीशन में आज जब ग्लेन मैग्रा भारत आ रहे हैं तो $1 50 के बराबर का, $1 50 के बराबर का है। जरा समझो, अब $1 50 के बराबर का है तो ग्लेन मैग्रा $100 लेके आए तो इनको कितना मिला टोटल? भाई $100 लेके आए, ₹50 का है, तो इनको ₹50,000 मिल गए। इनने भारत में आके खूब मजा किया, ये खूब घूमे, कई शहर गए और कोई दिक्कत नहीं थी, खूब मजा काटे ग्लेन मैग्रा। अब ये अपने देश वापस लौट के गए और इनने कहा कि यार देखो भारत में जो है ना बहुत डाइवर्सिफाई देश है, और वहां आप जो है कुछ ही डॉलर लेके जाओगे तो खूब बढ़िया सा घूम लोगे, नालंदा भी घूम लोगे। आप जो है यूपी में जाके जो है प्रयागराज अभी कुंभ भी लगने वाला है तो ये भी घूम आओ, सारा सब कुछ बढ़िया घूम लोगे। ये जाके किसे बता रहा है? रिकी पॉन्टिंग से। क्यों? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग की शादी हो गई बाद में और इसने कहा कि यार बताओ कि मैं जो है ना हनीमून के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ व्यवस्था करवा दो मेरी। उसने कहा कि देखो यार जब मैं गया था ना तो मैं भारत गया था और मैंने $100 लेके खूब मजा किया, मेरी बीवी भी खूब जो है खुश रही। रिकी पॉन्टिंग कह रहा है बहुत बढ़िया बात है यार, तुम मेरा भी व्यवस्था करवा दो। तो मैग्रा ने बता दिया। अब जब लेकिन रिकी पॉन्टिंग जाना चाहता है तो $1 बेटा $20 के बराबर हो गया है। तो इसने पूछा कि अच्छा बताओ कितना बजट लेके जाऊं, तो उसने कहा कि $100 है, लेकिन उसे अभी वो उस समय पता नहीं, ग्लेन मैग्रा को ये पता नहीं कि इस समय $1 20 के बराबर हो गया है। ये सारी चीजें हो गई हैं, ये किसको पता नहीं है? ये मान लो ग्लेन मैग्रा को नहीं पता है। तो ये कितना, अब भाई $100 लेके गया, बोले कि $100 में तुम्हारा काम चल जाएगा, एक काम करो $100 लेके चले जाओ, बहुत मस्त खूब मौज काट आओगे। तो इसको कितना टोटल मिला? भाई जो है ये $100 लेके गया, सॉरी $100 और $20 के बराबर है, ठीक है, तो कितना ₹20,000 हो जाएगा। चलो ₹20,000 हो जाएगा। तो आप बताओ कि जहां एक व्यक्ति को घूमने के लिए मिला था कितना, चलो घूमने के लिए मिला था 50,000, घूमने के लिए मिला था 50,000, वहीं किसको, ग्लेन मैग्रा को, और बताओ रिकी पॉन्टिंग को मिल रहा है 20,000। डॉलर तो भाई दोनों 100-100 ही लेके आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ? तो अब क्या रिकी पॉन्टिंग एडम गिलक्रिस्ट को, एंड्रयू साइमंड्स को बताएगा कि तुम भी जाके जो है ना भारत में हनीमून मनाया हो? बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई रुपए के मजबूत होने से अब रुपया उनको कम मिल रहा है, तो पर्यटन क्या होगा, कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पर्यटन कमजोर पड़ेगा। भाई वही तो है कि पर्यटन भी कमजोर पड़ेगा अगर रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर रुपए मजबूत होने के, आप ये देख सकते हो कि ये फायदे हैं ये हानि है। अब चलो पहले पेज में, ये है आपका पहला पेज, कि बाह्य ऋण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे? आयात सस्ता हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा और टूरिज्म कम हो जाएगा। अब देख लो कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानि हो सकती है। अभी आपको ये भी, निवेश कैसे कम हो सकता है, निवेश पर भी असर पड़ेगा, प्रतिकूल असर पड़ेगा, ये भी देख लो। निवेश पर भी प्रतिकूल असर कैसे पड़ेगा बेटा?
निवेश पर प्रतिकूल असर ऐसा पड़ेगा वही कि मान लो इस बार जो है वही दो दोस्त हैं। एक का नाम है एंड्रयू साइमंड्स, एंड्रयू साइमंड्स साइमंड, और दूसरे का एडम गिलक्रिस्ट, गिलक्रिस्ट। भाई एंड्रयू साइमंड्स $100 भारत में निवेश करना चाहता है। कितने? $100। और उस समय जो है $1 ₹50 के बराबर है। जरा समझो, ₹50 के बराबर है। तो एंड्रयू साइमंड्स को भारत में निवेश करने के लिए ₹50,000 मिले। अब एडम गिलक्रिस्ट भी चाहता है कि ये भी किसी देश में पैसा क्या करे, निवेश करे। इसको भी पैसा निवेश करना चाहता है, ये भी पैसा किसी न किसी देश में लगाना चाहिए। इसने पूछा, एडम गिलक्रिस्ट ने एंड्रयू साइमंड से कि भाई बताओ कि क्या किया जाए कि हमें पैसा विदेश में निवेश करना है। इसने कहा कि यार भारत में निवेश कर दो, खूब पैसा मिल जाएगा, जाके ज्यादा ज्यादा आप लैंड खरीद लोगे और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। उसने कहा ठीक है। अब दरअसल एंड्रयू साइमंड्स को यह नहीं पता था कि जब मैं निवेश करने गया था उस समय $1 ₹50 के बराबर था। अब जो है $1 ₹20 के बराबर हो गया है, क्योंकि रुपया मजबूत हो गया है। तो अब भी इसने पूछा कितना बजट लेके जाएं। किसने? एडम गिलक्रिस्ट ने। किससे पूछा? एंड्रयू साइमंड्स। इसने कहा $100 सफिशियंट है। तो इसको कितना मिलेगा भाई? $1 ₹20 के हिसाब से अब मात्र इसको ₹20,000 मिलेंगे। तो जो 50,000 में इसने ज्यादा जमीन खरीदी होगी, ज्यादा से ज्यादा जो है इसने अपना एक्सपेंशन किया होगा, लेकिन 20,000 ही इसको मिले तो कम जमीन मिलेगी, कम ये काम कम कर पाएगा। तो बताओ जो निवेश है, अगर आपका रुपया मजबूत होता है तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? प्रभावित, प्रभावित होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर आपका रुपया मजबूत होता है, ये कंडीशन देख लो। वही सारी चीज अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि अगर मान लो, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल कि भाई क्या हो जाता है, अगर मान लो ये कंडीशन है कि आपका रुपया मजबूत होता है तो बाह्य ऋण ऑटोमेटिकली स्वतः कम हो जाता है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि बाह्य ऋण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना अच्छा बात है। आयात सस्ता हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। आयात सस्ता हो जाएगा, चीजें आसानी से मिलेंगी। दूसरा, निर्यात महंगा हो जाएगा। ये बेटा बुरी बात है, क्योंकि आयात सस्ता और निर्यात महंगा, तो आप आयात ज्यादा करोगे, निर्यात नहीं कर पाओगे, तो बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की समस्या से ग्रसित हो सकते हो। समस्या देखने को मिलेगी, बीओपी का क्राइसिस हो सकता है। साथ ही साथ ये कि निवेश कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है, निवेश कम हो जाएगा। निवेश कम हो जाएगा तो आपके देश में आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो सकती है कि निवेश कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा। लोगों को बेटा रोजगार कम मिलेगा तो ऑब्वियस है कि आपकी आर्थिक समृद्धि क्या होगी? प्रभावित होगी। ठीक है। दूसरा, टूरिज्म कम होगा, तो टूरिज्म कम होगा तो भी आर्थिक समृद्धि, क्योंकि जो बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में लगे हैं टूरिज्म के अंतर्गत, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो रुपए के मजबूत होने से ये असर पड़ेंगे। रुपए के मजबूत होने से ये असर पड़ेंगे। अब इसके जस्ट अपोजिट, अगर मान लो कि आपका रुपया कमजोर हो जाए डॉलर की तुलना में, तो क्या क्या असर होगा जरा देखो। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले कि जो बाह्य ऋण है वो बढ़ जाएगा, और एक खतरे की स्थिति है। बाह्य ऋण बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा जरा ये भी समझने का प्रयास करो। आपने दूसरा कलर, चलो यही ब्लैक ही रख लेते हैं। बाह्य ऋण कैसे बढ़ जाएगा बेटा? बाह्य ऋण बढ़ने के पीछे की वजह देखो। बाह्य ऋण ऐसे बढ़ जाएगा कि मान लो आपने लिया किसी से $100 उधार,
IMF से, और उस समय 50 रुपए के बराबर है $1। $1 50 रुपए के बराबर है। अब वही 100 रुपए के बराबर $1 हो गया, तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप पर जो है, जो ऋण का, बाह्य ऋण का भार है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। अगर रुपया क्या हो जाता है, कमजोर होता है तो, यदि मान लो रुपया कमजोर होता है तो, यदि डॉलर की तुलना में जो रुपया है कमजोर होता है तो, कमजोर होता है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, बाह्य ऋण बढ़ जाएगा। आयात क्या है बेटा, आयात महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। अब ये वापस से उसी कॉन्सेप्ट को तो जब एक समझ गए तो आसानी से, आयात कैसे महंगा हो जाएगा, जब आप बताओ निर्यात सस्ता हो रहा था, सॉरी आयात मजबूत होने पे सस्ता हो रहा था, तो कमजोर होने पे महंगा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। निर्यात सस्ता हो जाएगा, निवेश में बढ़ोतरी आ सकती है, और आपका टूरिज्म क्या है, टूरिज्म बढ़ जाएगा। ये किस कंडीशन में है, रुपए के कमजोर होने की कंडीशन में। तो आप कहोगे कि सर तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, रुपए को कमजोर करके हम और भी चीजें बढ़ा सकते हैं। तो कुछ देखो, दोनों कंडीशन में मैंने बताया कि रुपए के मजबूत होने पर कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। इसी तरह रुपए के मजबूत कमजोर होने पर भी बेटा कुछ हानि भी है और कुछ लाभ भी है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जो मैंने आपको ये मजबूत होने में जो कॉन्सेप्ट बताया है, वही कॉन्सेप्ट कमजोर होने पे लगाओगे तो आसानी से चीजों को बहुत बढ़िया से समझ पाओगे। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद में जो है आपका जो है क्या कर दूंगा, जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर। आगे चलते हैं हम कि भाई अलग अलग देशों में अपनी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में निर्धारित करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी, अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के देश सामान्यतः 3 प्रकार की मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, 3 प्रकार की जो है मेथड, पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की पद्धतियां हैं, देखो सबसे पहले फ्री फ्लोट सिस्टम। नंबर 1 फ्री फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट सिस्टम, फ्री फ्लोट सिस्टम क्या हो गया, फ्री फ्लोट सिस्टम। इसी फ्री फ्लोट सिस्टम को बेटा क्लीन फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। क्लीन फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट। दूसरा है डर्टी फ्लोट सिस्टम, डर्टी फ्लोट सिस्टम, फ्लोट सिस्टम। और तीसरा है पेग्ड सिस्टम, पेग्ड सिस्टम, पेग्ड सिस्टम। इसको इसको जो है स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली हिंदी में कहते हैं, लिख देता हूं, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली, प्रवाह प्रणाली। इसको जो है डर्टी फ्लोट सिस्टम को भी जो है डर्टी फ्लोट सिस्टम ही ये डर्टी फ्लोट सिस्टम को प्रबंधित प्रवाह या मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। तो प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, इसको लिख देते हैं ऑब्लिक मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोट, फ्लोट सिस्टम। ठीक है, मैंने तो इसको जो है प्रबंधित प्रवाह प्रणाली कहते हैं, प्रबंधित, प्रबंधित प्रवाह, प्रवाह प्रणाली, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। और पैक्ड सिस्टम तो वही पैक्ड सिस्टम जो है, पैक्ड
सिस्टम या व्यवस्था या प्रणाली सिस्टम, ये बेटा 3 सिस्टम है। दुनिया के अलग अलग देश इन्हीं तीनों सिस्टम का प्रयोग करके अपनी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय दर को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा क्लीन फ्लोट सिस्टम। तो देखो कि क्लीन फ्लोट सिस्टम क्या है। सबसे पहले आता है क्लीन फ्लोट सिस्टम। क्लीन फ्लोट सिस्टम बड़ा सिंपल है बेटा। ये क्लीन फ्लोट सिस्टम यूएसए में यूज किया जाता है। यूएसए की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, वो इस क्लीन फ्लोट सिस्टम को यूज करती है, या इसी को फ्री फ्लोट सिस्टम कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये होता क्या है क्लीन फ्लोट सिस्टम या जो है आपका फ्री फ्लोट सिस्टम। ये दरअसल जो अर्थव्यवस्था में जो बाजारी ताकतों पर आधारित होता है, बाजारी ताकतों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। कैसे? कि यदि, ऐसे समझो, यदि डॉलर की मांग, डॉलर की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत है, डॉलर की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, यदि डॉलर है, अगर इस डॉलर की जो मांग है, जरा समझो, डॉलर की मांग अगर अर्थव्यवस्था में क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बताओ कि डॉलर क्या होगा? डॉलर मजबूत होगा, मजबूत होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन कि यदि डॉलर की सप्लाई यानी आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा, आपूर्ति ज्यादा, तो डॉलर क्या होगा? कमजोर होगा, कमजोर होगा। तो टोटली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, बाजारी ताकतों पर निर्भर करेगा। तो इस व्यवस्था का प्रयोग बेटा अमेरिका करता है कि जैसे जैसे अगर डॉलर की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका डॉलर मजबूत होगा। और जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान लो कि डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, तो डॉलर कमजोर पड़ेगा। और यही वजह है, मेरा मानना है अभी तक, कि भाई अमेरिका जो है, आप देखो कि वो एक गेम खेल रहा है। वो कुछ भी जो उसका मन आता है वो करता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जबकि आज भी अमेरिका एक, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक चौथाई इकोनॉमी है उसकी, जो है ना 23 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, 23 ट्रिलियन इकोनॉमी है, डॉलर इकोनॉमी है उसकी, लगभग एक चौथाई। इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि जिस दिन चाइना डॉलर को अर्थव्यवस्था में पंप कर देगा, उस दिन उसकी औकात कुछ नहीं रहेगी। तो इस चीज से भी डरता रहता है। ठीक है। तो क्लीन फ्लोट सिस्टम या फ्री फ्लोट सिस्टम को अमेरिका जैसे देश यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था बेटा? डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज्ड सिस्टम। डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज्ड सिस्टम। डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज्ड सिस्टम या प्रबंधित प्रणाली कहते हैं इसको। मैनेज्ड मैनेज्ड सिस्टम या प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। ये प्रबंधित प्रवाह प्रणाली क्या है बेटा? ये जो है हम यूज करते हैं, हम मतलब हमारा देश, यानी आरबीआई, इस सिस्टम को। तो कैसे होता है बेटा? देखो,
हम जो है एक आरबीआई क्या करता है कि एक रेंज तय कर लेता है, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत हम यूज करते हैं, या फिर विकासशील जैसे देश, हमारे जैसे बहुत सारे देश जो है इसको यूज करते हैं। जो फ्री फ्लोट सिस्टम वाला है वो अमेरिका यूज करता है, और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं, सामान्यतः जो विकसित देश हैं वो आपके क्लीन फ्लोट सिस्टम का, जो बहुत सारे विकसित देश हैं वो इसी का लगभग लगभग प्रयोग करते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है ना, जैसे हम, ब्राजील, तो बेटा इसे डर्टी फ्लोट सिस्टम को प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि हमारे जैसे देश यहाँ पर एक जो है परिसीमन तय कर देते हैं, यानी अपने घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में एक उन्हें रेंज परिसीमन तय कर दिया, और उस परिसीमन के आधार पर उस परिसीमन का वॉच एंड वेट करते रहते हैं। उसी के आधार पे जो मनोवैज्ञानिक परिसीमन है, तो उसी के आधार पे वेट किया जाता है, और उसी के आधार पर फिर एक्शन लिया जाता है। कैसे, जरा इसको व्यवस्थित पहले सुनो, फिर आगे मैं बताता हूं। अगर मान लो आरबीआई ने ये कहा कि अगर मान लो जब तक अगर रुपया इतना मजबूत हो जाए कि 20 रुपए पर डॉलर आ जाए, और अगर इस ऊपरी सीमा को पार कर जाए कि 19 रुपए डॉलर आ जाए, तो तुरंत आरबीआई हरकत में आएगी और उसे नीचे वाली सीमा में लाने का प्रयास करेगी। कैसे प्रयास करेगी वो भी मैं बताऊंगा। और उसने ये ऊपरी सीमा तय कर दी, और इधर निचली सीमा तय कर दे, मान लो कि 85 रुपए पर $1 तय कर दिया उसने। इतना ये निचली सीमा उसने तय कर दी कि अगर इससे ज्यादा की 86 रुपया पर $1 हुआ तो भी वो हरकत में आ जाएगी। इसको प्रयास करेगी कि ये इसी रेंज में, मतलब ये जो रेंज है आपको जो है 20 से लगा करके 85 तक, बस ये मनोवैज्ञानिक, ये कम ज्यादा हो सकता है, बस ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए। तो इसी रेंज में जब तक आपका रुपया डॉलर की तुलना में रहेगा, आपका रुपया जब तक इसी रेंज में डॉलर की तुलना में रहेगा, तब तक जो है ये सारी चीजें किससे निर्धारित होंगी? बाजारी ताकतों पर। बाजारी ताकतों पर यानी डिमांड और सप्लाई पर। बाजारी ताकतों अर्थात मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति पर, मांग और आपूर्ति। लेकिन जैसे ही इस परिसीमन को क्रॉस करेगी तो तुरंत जो है आरबीआई हरकत में आएगी और इस परिसीमन के अंदर लाने का प्रयास करेगी। इस परिसीमन के अंदर लाने का क्या करेगी बेटा? प्रयास करेगी। समझे? ये डर्टी फ्लोट सिस्टम। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर परिसीमन के अंदर कैसे लाने का प्रयास करेगी? पहले वापस से सुनो बेटा, कहानी है। देखो हमारे जैसे विकासशील देश इस प्रबंधित प्रवाह प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। जो घरेलू मुद्रा का विनिमय दर है बाजारी ताकतों पर, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो आरबीआई इसमें इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है, और भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन यानी रेंज तय कर देती है। अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को परिसीमन के अंदर छोड़ दिया जाता है, और जब तक रुपए का विनिमय दर इस मनोवैज्ञानिक परिसीमन को इसके ऊपर या नीचे नहीं हो जाता, इसको परिसीमन के अंदर रहता है, जब तक आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लो कि इस परिसीमन का उल्लंघन कर जाए रुपया, तो आरबीआई तुरंत हरकत में आ जाएगी। अब कैसे? अब मान लो कि यदि डॉलर के अत्यधिक आगमन से, अगर डॉलर बहुत ज्यादा पंप हो जाए, तो अगर डॉलर के बहुत अत्यधिक आगमन से डॉलर क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। और अगर डॉलर कमजोर होगा तो रुपया मजबूत होगा। तो रुपया मजबूत होगा तो बेटा निर्यात में कमी आएगी, मैंने आपको बताया था। इससे एफडीआई और निवेश में भी कमी आएगी। भाई अगर रुपया मजबूत हो रहा है तो निर्यात में भी कमी आएगी, निवेश में भी कमी आएगी, एफडीआई में भी कमी आएगी। तो इससे अर्थव्यवस्था पे निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो
ऐसे में डॉलर को कमजोर होने से रोकने के उद्देश्य से आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदना शुरू कर देगी। आरबीआई देखो, जितने आप लोग हो ठीक है, आप जेन्युइन हो, लेकिन आरबीआई भाई डॉलर बहुत अधिक पंप है तो डॉलर कमजोर हो रहा है। आप खुद सोचो कि डॉलर बहुत अधिक अर्थव्यवस्था में पंप किया जा रहा है। डॉलर कमजोर होगा, रुपया मजबूत होगा, तो रुपया मजबूत होगा तो निर्यात रहेगा। भाई मैंने आपको बताया निर्यात में कमी आएगी, इसके साथ साथ एफडीआई में भी कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो ऐसे में डॉलर को कमजोर होने से रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई खुद एक एक्टर के तौर पे डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी, खरीदना शुरू कर देगी। क्यों? अर्थव्यवस्था में बेटा डॉलर की सप्लाई बहुत है, तो एक एक्टर के तौर पे खरीदना शुरू कर देगी तो एक बैलेंस हो जाएगा। तो डॉलर को जो है कमजोर होने के लिए जो है ये अर्थव्यवस्था से डॉलर सोखने का प्रयास करेगी। इससे डॉलर की जो मांग है आप खुद सोचो कि जो है लगभग लगभग जब बराबर आ जाएगी तो उसको उस पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही रुपए के बाजार में प्रवाह में वृद्धि से अब भाई डॉलर लगातार क्या है खरीदा गया है तो रुपया मार्केट में पंप हो जाएगा। अब मार्केट में पंप होगा तो बताओ महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। तो एक और समस्या है, तो इसके चलते दूसरी समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में इस प्रवाह को खत्म करने के लिए आरबीआई बाजार से जो प्रतिभूतियां हैं वो बेचेगी। कि प्रतिभूतियां बेच लो तो जो पैसा अर्थव्यवस्था में रुपया गया था तो सूख दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को बेटा आर्टिफिशियल स्टेरलाइजेशन एक क्रेडिट, इस पूरी व्यवस्था को आर्टिफिशियल स्टेरलाइजेशन या क्रेडिट, इसे समझ गए होंगे मतलब क्या है, वापस से समझा देता हूं। होता क्या है कि अगर मान लो डॉलर आपका कमजोर पड़ रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है तो क्या होगा? निर्यात साथ में एफडीआई और निवेश कम होगा। इससे बचने के लिए आरबीआई क्या करेगी कि डॉलर क्यों कमजोर हो रहा था? मान लो डॉलर की अधिक पंपिंग हो रही, डॉलर आपूर्ति अधिक है तभी तो कमजोर होगा ना, बताया था मैंने, आपूर्ति अधिक है। तो आरबीआई एक्टर के तौर पे आता है और मांग करके लिखता है कि भाई हमें डॉलर दे। तो जब तक बैलेंस नहीं चीजें हो जाती जब तक आरबीआई मांग करता रहेगा। तो बताओ आरबीआई जब डॉलर खरीदेगा मार्केट से तो रुपया तो पंप हो जाएगा ना मार्केट में, रुपया चला जाएगा। अभी रुपया चला गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई यानी तरलता बढ़ गई। अब खुद सोचो आरबीआई क्या कहा? आरबीआई का ये उद्देश्य था कि भाई हमें जो है डॉलर बहुत कमजोर हो रहा है, इसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा है, तो डॉलर को खरीद लो एक एक्टर के तौर पे। तो तुम खरीद लोगे तो ऑब्वियसली जो है क्या होगा, थोड़ा बहुत तो एक ये देखने को मिलेगा कि भाई जो मांग को कम करोगे, बैलेंस करोगे तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन डॉलर के चलते रुपया तो मार्केट में पंप हो गया ना, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा रुपया पंप हो गया तो तरलता बढ़ गई। तरलता बढ़ जाएगी तो बेटा महंगाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। तो आपने एक समस्या को सही कि डॉलर को कमजोर करने से रोकने के लिए एक समस्या के चलते आपने दूसरी समस्या को जन्म दे दिया, महंगाई बढ़ने लगी। अब आपको इसको भी सही करना है तो आप क्या करोगे? आरबीआई तो सभी का बापू है बैंकों का। आरबीआई ने तुरंत कहा कि चलो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसने तुरंत सरकारी प्रतिभूति अर्थव्यवस्था में ला दिया। तो सरकारी प्रतिभूति अर्थव्यवस्था में आया तो जो पैसा रुपया अधिक पंप हो गया था वो वापस से कहां चला गया? आरबीआई की तरफ चला गया, सरकारी प्रतिभूति अर्थव्यवस्था में आया। तो इस पूरी व्यवस्था को बेटा क्या बोलते हैं? कृत्रिम निष्फलीकरण या आर्टिफिशियल स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। ये पूरी व्यवस्था समझे आप? तो ये ऐसे किया जाता है। ओके चलो, इसके जस्ट अपोजिट भी तो कंडीशन हो जाती है कि अगर बहुत ज्यादा डॉलर मजबूत हो, आपूर्ति ही ना हो। तो अगर डॉलर के पलायन के चलते मान लो हमारे देश से डॉलर जा रहा है, पलायन हो रहा है, कारण मांग ज्यादा हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी।
ऐसे में डॉलर मजबूत और आपका जो रुपया है घरेलू मुद्रा कमजोर होगा। अब मान लो यदि घरेलू मुद्रा आवश्यकता से अधिक कमजोर हो जाए तो ऐसे में बेटा हमारा आयात जो है क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि डॉलर की तुलना में जो रुपया है कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए तो बताओ आयात आपका महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि आपका जो आयात है वो महंगा हो जाएगा, जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। भाई आयात आपको कोई चीज महंगी मिल रही है, कोई मान लो कि रामलाल अमेरिका से मोबाइल महंगा खरीद रहा है तो यहाँ महंगा ही बेचेगा, मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। तो घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के लिए भी तो आरबीआई प्रयास करेगी कि नहीं करेगी। वही तो मैंने बताया, डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज फ्लोट सिस्टम में प्रयास करेगी। तो क्या कर सकती है आरबीआई, अपने विदेशी मुद्रा कोष से डॉलर बेचना शुरू करेगी। क्यों? डॉलर की आपूर्ति कम थी, इसी वजह से डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो रहा था। तो आरबीआई का बेटा जो है फॉरेक्स रहता है, रिजर्व। तो आरबीआई क्या करेगी कि अपने फॉरेक्स से जो डॉलर है वो बेचना शुरू करेगी, बेचना शुरू करेगी। जब डॉलर बेचना शुरू करेगी तो डॉलर का प्रवाह जो पंपिंग बढ़ जाएगा। इस उद्देश्य से आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 6% तक डॉलर क्या कर सकती है, मतलब विदेशी मुद्रा कोष का, इस फॉरेक्स का 6% तक बेच सकती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारतीय बैंकों को कुछ गाइडलाइन देगी, दिशा निर्देश देगी कि एनआरआई की जमा राशि पर ब्याज दरें बढ़ा दे तो लोग आकर्षित होंगे, डॉलर लेके आएंगे। तो इससे जो डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी। हालांकि ये तत्कालिक उपाय तो है कि कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा लॉन्ग टर्म के लिए तो ये खतरनाक है ना, क्योंकि पैसा लेके भी तो जाएंगे। तो ये जो है जब परिपक्व होने के बाद धनराशि का पलायन होगा। अगला ये है कि आरबीआई भारतीय कंपनियों के लिए बाह्य ऋण की सीमा भी बढ़ा सकती है। इससे भारतीय कंपनियां डॉलर के तौर पर ऋण प्राप्त करेंगी तो उनके लिए तत्कालिक उपाय पर भी तो ठीक है कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पैसा ये चुकाएंगी तो इनको भी महंगा पड़ेगा, दीर्घकालिक तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही भारत सरकार विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सरल और आसान बना सकती है ताकि डॉलर ज्यादा से ज्यादा आए। जो डॉलर का पलायन हो रहा था तो उसके चलते डॉलर मजबूत हो रहा था और जो हमारा रुपया था वो कमजोर हो रहा था, उसको रोका जा सके। तो इन सारी चीजों के लिए साथ में ये भी किया जा सकता है कि भाई जो है डॉलर के पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारत जो गैर अनिवार्य चीजें हैं जैसे सोना, तो उन पर आयात शुल्क बढ़ा दे कि आप आयात नहीं करोगे, तो आप जो है तो आयात नहीं करोगे तो जो डॉलर है उसका पलायन नहीं होगा, तो हमारा जो रुपया है वो कमजोर होने से बच जाए। नियम कानून विदेशी निवेश से संबंधित और आसान बनाए जा सकते। तो ये तो बेटा पैक्ड सिस्टम, ये अपना डर्टी फ्लोट सिस्टम था, पैक्ड सिस्टम नहीं, ये मैनेज सिस्टम, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो कि चाइना क्या यूज करता है, पैक्ड सिस्टम। पैक्ड सिस्टम जो कोई ना यूज करे वो चाइना यूज करे, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ये कंप्लीटली ये क्या करता है कि यहां पर जो चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी, तो वह दूसरी मुद्राओं की तुलना में वो कंप्लीटली कंट्रोल करता है। अगर चाहा कि उसने एक रेनमिनबी बराबर $1 तो चाइना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी मुद्रा को कभी भी कम कर सकता है, कभी भी मुद्रा को कभी भी कम कर देगा या कभी भी बढ़ा देगा, कोई नियम कानून नहीं, कोई बाजारी ताकतें इस पर लागू नहीं होती कि भाई जो है डिमांड और सप्लाई लागू हो, कुछ नहीं। चाइना का ये खेला है और यही वजह है कि चाइना बेटा अपनी मुद्रा का हमेशा अवमूल्यन करता रहता है।
अपनी मुद्रा का हमेशा चाइना अवमूल्यन करता है। अवमूल्यन मतलब डिप्रिसिएट करता रहता है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू गिराता रहता है। आप कहोगे कि सर इसके क्या फायदे हैं, तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर इसके फायदे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर रुपया कमजोर होगा डॉलर की तुलना में तो क्या होगा, अगर डॉलर रुपया मजबूत होगा डॉलर की तुलना में तो क्या होगा। तो आप चाइना को रख लो कि अगर चाइना का मुद्रा कमजोर होगा डॉलर की तुलना में तो क्या होगा, और अगर ये मजबूत होगा तो क्या होगा। अब बताओ चाइना कैसी अर्थव्यवस्था है बेटा, ये निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में क्या मैंने बताया था कि अगर आपकी लोकल की मुद्रा कमजोर रहती है, लोकल की मुद्रा कमजोर रहेगी तो आपका निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। और यही वजह है कि चाइना जैसे देश अपनी मुद्रा का हमेशा अवमूल्यन करते रहते हैं। ये मेंस में क्वेश्चन आया कि चाइना जैसे देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। मोस्ट ऑफ द फैक्टर इसको सपोर्ट करते हैं, निर्यात को, तो वहां इस वजह से जो है वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन चाइना करता है। ये चैप्टर बेटा होता है कंप्लीट। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए हैं 3 चैप्टर से, लिख के सौंपना है आपको। नंबर भी मैंने वहां मेंशन किया होगा, और एक प्रोग्राम, एक सीरीज और हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम कल से वापस से जो आपको जिस टाइम पे रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा था वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जल्दी हम इसको लाइव लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।